ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट रिलायबिलिटी हम डिस्कस करेंगे आज, राइट? एंड बिफोर डिस्कसिंग दिस रिलायबिलिटी, let me ask you that what is the thing in research of which you check the reliability and validity? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि रिसर्च के अंदर वो कौन सी चीज़ होती है, ये मुझे आंसर कर दो सारे लोग। रिसर्च के अंदर वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी हम रिलायबिलिटी भी और वैलिडिटी भी निकालते हैं? वो क्या चीज़ है? Anyone? सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। नहीं। Anyone else? हम हिमायल क्या नाम है उस बच्चे को, आंसर करती है मुझे हमेशा से। हिमायल सैयद। जी जी सर, आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? What is the thing in research that of which we check the reliability and validity? सर थ्योरी। एक्सपेरिमेंटेशन सर। Measurement scale. हाइपोथेसिस। Measurement scale सर हाइपोथेसिस नहीं ना, measurement scale जो आप डिजाइन करते हो ना, ठीक है, आप उस स्केल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालते हो, ठीक है ना? और वो कब निकालते हो? पायलट टेस्टिंग करने के दौरान, ठीक है? यू रिमेंबर मेथडोलॉजी पार्ट, मैंने आपको बताया था रिसर्च प्रोसेस पढ़ाते हुए, मेथडोलॉजी का पार्ट, 4th चैप्टर इन रिसर्च प्रोसेस, याद है आप लोगों को? मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप चैप्टर 4 पे जाते हो, while designing your methodology, you take your population, you select your sample और sample size लेते हो, and then once you go for data collection, before that you are going to design a measurement instrument. उस measurement instrument की हम पायलट टेस्टिंग करते हैं और उस दौरान देखते हैं कि ये रिलायबल कितना है ये इंस्ट्रूमेंट। ये एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने जा रहा है और उसको कितना रिलायबली मेजर करेगा, ठीक है? तो उस इंस्ट्रूमेंट की, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी हम निकालते हैं व्हाइल कंडक्टिंग पायलट टेस्टिंग, और उसी दौरान वैलिडिटी भी निकालते हैं, मेजरमेंट रिलायबिलिटी भी निकालते हैं और मेजरमेंट वैलिडिटी भी निकालते हैं। बट आज हम सिर्फ रिलायबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये होती क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट रिलायबिलिटी है क्या? Basically, this is the dependability or consistency of the measurement instrument of a variable, of the measure of a variable or a measurement instrument or scale. जो आपका स्केल है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, कि हाउ कंसिस्टेंट योर स्केल इज while collecting, while measuring the data, not collecting, while measuring the data, ठीक है? while collecting the data and while measuring it as well. Okay, so it means that numerical results an indicator produces do not vary because of the characteristic of the measurement process or measurement instrument itself. इसका सिंपल ये मतलब है कि जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं ना आपके पास, जो कि एक इंडिकेटर जो होता है, क्वेश्चन जो प्रोड्यूस करता है, वो वेरी नहीं करते बिकॉज कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है और जो हमारा एक रिसर्च प्रोसेस इटसेल्फ, वो जो है ना वो रिलायबल है, ठीक है? तो हम इस वजह से, हम सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि हाउ कंसिस्टेंट योर इंस्ट्रूमेंट इज, हाउ यू कैन से how much dependency you can show upon your instrument while measuring and collecting the data, ठीक है? while collecting and measuring the data. Let's say मैं आपको कहता हूँ, जी जी तो सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैं अभी शुरू ही नहीं किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको बहुत ज्यादा, अभी स्टार्ट किया है, मैं विद एग्जांपल साबित करूंगा आपको, ठीक है? आई मीन टू से कि देखिए आप ना, लेट्स से हमारा कंस्ट्रक्ट है वेट, हमने वेट को चेक करना है, ठीक है? एक बंदे के वेट को चेक करना है, तो हम एक बंदे का वेट चेक करते हैं, वेट मशीन पे जाके वो बताती है जी ये 65 केजी है, ठीक है? हमें पता चल गया 65 केजी है, बट हमें ना थोड़ा डाउट है कि यार पता नहीं ये 65 है अभी कि नहीं, हम दोबारा से चेक करते हैं उसी मशीन के ऊपर, और मशीन में दोबारा से 65 केजी बताती है, ठीक है? और हम मेक श्योर करते हैं इससे पहले कि मैं कुछ भी पहन नहीं रहा हूँ, कुछ भी उतार नहीं रहा हूँ जब पहली बार वेट किया था अपना, ठीक है? उसी वेट के साथ
उन्हीं चीजों को, क्लॉथ को जो मैंने पहने हुए थे, उन्हीं के साथ मैं दोबारा वेट मशीन पर खड़ा होता हूँ, फिर मुझे दोबारा मशीन 65 kg बता रही है, तो दैट मींस दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट वेट मशीन इज रिलायबल। ठीक है, जैसे देखे ना, मुझे एक बंदा कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको ना लेट्स से 30th, आज क्या डेट है, आज 10 तारीख को वापस कर दूंगा। मैं उसको 10,000 रुपये देता हूँ, वो 10 तारीख को मुझे वापस कर देता है, मैं गिनता हूँ 10,000 पूरा होता है, मैं कहते हैं बंदा रिलायबल है। दोबारा हुआ था मेरे पास, मुझे दोबारा से पैसे चाहिए, मैं फिर देता हूँ उसको, वो कहते हैं जी 20 तारीख को वापस करूंगा, दोबारा 20 को आके मुझे वापस कर देता है 10,000 जो उसने लिए होते हैं अगेन। मैं कहता हूँ यार ये बंदा रिलायबल है। अब मेरा उसके ऊपर एतमाद बन गया ना, रिलायबल का बंदा, वो कंसिस्टेंट है अपने बिहेवियर के अंदर। ठीक है, दैट पर्सन इज कंसिस्टेंट, दैट वेट मशीन इज कंसिस्टेंट, तो वो रिलायबल है। इसी तरीके से मैं रोड पे जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, और रोड जो है ना बैलेंस है, और मैं एक्सीलेटर भी ज्यादा या कम नहीं कर रहा हूँ, और स्पीडोमीटर जो ना मुझे एक जगह पे स्टिल नजर आ रहा है, लेट से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही उसकी नीडल, तो मैं कह सकता हूँ स्पीडोमीटर जो है ना, वाइल मेजरिंग द कंस्ट्रक्ट, जो स्पीड है वो एक्यूरेट है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं रिलाई कर सकता हूँ उसके ऊपर। अगर स्पीडोमीटर की वो जो नीडल है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, जैसे पुरानी गाड़ियों की जाती है, तो हम रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। ठीक है, तो रिलायबल है। अब एक और भी चीज याद रखिएगा, एक चीज जो रिलायबल है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो। अब मुझसे आप क्वेश्चन करोगे ये कैसे है? A thing that is reliable, that is consistent in its manner or in its attitude or behavior, it does not always means that कि वो हमेशा से वो जो होगी वो ट्रू भी होगी। Let's say 2 बार बंदे ने मुझसे पैसे लिए, मुझे कहा यार मैं 10 तारीख को वापस करूंगा, आके पूरे वापस कर गया, फिर उसने कहा दोबारा दो 20th जो है ना जून को वापस करूंगा, फिर वापस कर गया। अब मेरा एतमाद बन गया। वो तीसरी बार मेरे पास आता है, कहता है जी मुझे पैसे दे, मैं आपको 30 तारीख को फिर वापस कर दूंगा। जो भी मांगता है पैसे मुझसे, जितने भी लेस से 10,000 दोबारा लेता है वो मुझसे, तो वो 30 तारीख को आके मुझे दोबारा से पैसे देता है। 2 बार एतमाद मेरा बन चुका है, तीसरी बार पैसे गिनता ही नहीं हूँ, जेब में डाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार बंदा कंसिस्टेंट है ना, रिलायबल बंदा है, क्या जरूरत है गिनने की, एतमाद है मेरा उसके ऊपर। हो सकता है उसने मुझे पैसे पूरे ना दिए हों, देखिए कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, एग्जैक्ट डेट पे वापस कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दी, यू कैन से दी एक्यूरेसी ऑफ दैट थिंग, कि वो करेक्ट कितनी है। अब इस दफा तीसरी दफा हो सकता है उसने मुझे पैसे कम वापस किए हों। जैसे हम क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपके पेरेंट्स आप पे एतमाद करते हैं ना, रिलाय करते हैं आपके ऊपर, हम उन्हें अक्सर चीट करते हैं, अपने दोस्तों को चीट कर जाते हैं, बहन भाइयों को कर जाते हैं, क्योंकि वो रिलायंस है ना। तो रिलायंस का ये मतलब नहीं है कि चीज सही भी हो। ठीक है, तो अ थिंग कैन बी रिलायबल बट नॉट कैन नॉट बी वैलिड ऑल द टाइम, ये याद रखिएगा। अ थिंग कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड ऑल द टाइम, ये हो सकता है। अब जैसे मैंने वेट मशीन की एग्जांपल दिया आपको, तो हो सकता है मैं वेट मशीन पे अपना वजन 3 दफा चेक करता हूँ, कुछ भी पहनता उतारता नहीं हूँ, कुछ भी ज्यादा खाता शाता नहीं हूँ, उसी जो है ना जो मेरी एक किस्म का वॉल्यूम था, जो मेरी जो पहले मैंने चीजें पहनी थी आइडेंटिकल कंडीशन के साथ, मैं दोबारा वेट मशीन पे जाता हूँ, मुझे दोबारा से 65 kg दे रही है। हो सकता है वो वेट मशीन ही खराब हो, उस पर कोई भी जाता है वो 65 kg ही बताती है, उसकी रिलायबिलिटी तो है बट वो इनकोरेक्ट है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का जो एक्यूरेसी है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, करेक्टनेस के साथ, ट्रूनेस के साथ। ठीक है, वैलिडिटी समथिंग एल्स, वो वैलिडिटी है। हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, आप एक बंदे के ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हो, बट इट डज नॉट नेसेसरली मींस दैट के ये हमेशा से एक्यूरेट भी होगी, राइट। अच्छा जी, तो ये याद रखिएगा, सिंपल डेफिनेशन ये में रिलायबिलिटी की है कि द डिपेंडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर ऑफ अ वेरिएबल या ऑफ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। एक जो कंस्ट्रक्ट है उसके इंस्ट्रूमेंट की, या एक वेरिएबल जो उसके लिए आपने क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो उसके लिए एक मेजर आपने रखा हुआ है, वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिपेंड कर सकते हैं उसके ऊपर, ये सिंपली रिलायबिलिटी है। क्लियर है? किसी का क्वेश्चन, कोई एतराज? जी सर, आ गई है समझ। अच्छा जी, तो इट हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, ये क्या है? सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी और थर्ड वन इज इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी।
हम तीनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि मेजरमेंट रिलायबिलिटी अक्रॉस टाइम। जो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है ये अक्रॉस टाइम है। A measurement instrument that gives consistent results at different time points, assuming what is being measured does not change itself. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज को मेजर करने जाता है और जब आप अक्रॉस टाइम उसकी रिलायबिलिटी निकालते हो और एज्यूम करते हो व्हाट इज बीइंग मेजर्ड डज नॉट चेंज इटसेल्फ, तो ये कहलाती है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी कि स्टेबल है आपका इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं दी आपको वेट मशीन वाली, वेट मशीन पे आप दोबारा से एक दफा वेट चेक करते हो, फिर उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप एज्यूम करते हो कि व्हाट इज बीइंग मेजर्ड डज नॉट चेंज इटसेल्फ, मैं खुद चेंज नहीं हो रहा हूँ, मैं वही पहना हुआ है, वही कुछ खाया पिया हुआ है, दोबारा से वेट मशीन पे खड़ा होता हूँ और फिर वो सेम रिजल्ट दे रही है, तो वो स्टेबल है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी अक्रॉस टाइम इट एड्रेसेस द क्वेश्चन डज द मेजर डिलीवर द सेम आंसर व्हेन अप्लाइड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। क्या ये सेम आंसर दे रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड्स अप्लाई करते हो? इन व्हाट if what is being measured is stable and the indicator has stability reliability, then the results will be the same each time. For example, how to achieve stability reliability? For example, by applying test retest method. टेस्ट रिटेस्ट मेथड अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू अचीव दिस सॉर्ट ऑफ रिलायबिलिटी। आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको चेक किया, जो चीज चेक कर रहे हो मेक श्योर करो कि ये चेंज नहीं हो रही इटसेल्फ, फिर उसको दूसरे टाइम पीरियड में चेक करो, फिर तीसरे टाइम पीरियड में टेस्ट रिटेस्ट मेथड अप्लाई करके चेक करो। अगर तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं तो यू कैन से दैट योर स्केल इज, योर इंस्ट्रूमेंट इज स्टेबल, उसके अंदर स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है। ओके, सेकंड वन, रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी, a reliability across groups, a measure that gives consistent results for various social groups। देखिए at times आपके population के अंदर different social groups होते हैं, अब उनके अक्रॉस आपने रिलायबिलिटी निकालनी होती है, सोशल ग्रुप जो हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टडी की करनी है और मेरी उस ग्रुप के अंदर मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब आपकी पॉपुलेशन होगी तो आपको आपके स्केल के अंदर ये वाली रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी को सबको एक ही तरह से रिप्रेजेंट करे। अब सबको एक ही तरह से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, नहीं, रिजल्ट दरी बात है हर एक का डिफरेंट आएगा, बट उसको ट्रीट एक जैसा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर एज, तो आप लोग अपनी एज बताते हो, तो अब ये कितना मुश्किल सवाल है व्हाट इज योर एज, ये सब लोगों को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई कहता है यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, तो सबके लिए मुश्किल होना चाहिए इसको आंसर करना, क्योंकि ये बड़ा आसान सवाल है, सबके लिए आसान होना चाहिए। जवाब तो सबका डिफरेंट आएगा, अपनी अपनी जो एज उनका नंबर है वही बताएंगे। ठीक है, so reliability across subpopulation are different types of cases. It addresses the question, does the indicator deliver the same answer when applied to different groups? क्या ये डिफरेंट ग्रुप से अप्लाई करो तो सेम आंसर देता है? जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर एज, तो मेल में अप्लाई करो तो एक ही तरह के आंसर आएंगे, फीमेल में अप्लाई करो तो एक ही तरह के आंसर आएंगे, या मेल डिफरेंट आंसर करेंगे या फीमेल डिफरेंट आंसर करेंगी? इसको सारी बात है पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट आंसर आते हैं। फीमेल से एज पूछिए तो वो मिथ है या जो भी कहा जाता है, एक सब एक नॉर्म बनी हुई है कि जी खवातीन अपनी एज सही नहीं बताती, तो लड़के हो सकता है अपनी एज सही बताते, आजकल वो भी नहीं बताते, तो लड़कियां तो बिल्कुल नहीं बताती। ठीक है, तो इंडिकेटर हैज हाई रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी इफ इट yields the same result for a construct when applied to different subpopulations। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी अब आ आ रही है मैं माइक पे हाथ रख जी। और मुझे आज पता चला कि मेरे मैकबुक का ये माइक है। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा जी, चलो जो एग्जांपल मैंने दी ना वो अच्छा है, सुनने वाली नहीं थी खवातीन के लिए स्पेशली। सर फिर भी सुन ली है। सर मर्द हजरात भी अपनी उम्र छुपाते हैं। आप तो कह रहे थे आवाज नहीं आ रही। सर अब आ गई है ना, मतलब की बात समझ आ मैंने थोड़ी आ रही थी मैंने ना खुद ही पहले कह भी। दिया, मर्द भी उतने कॉन्शियस हो गए हैं आजकल। कहते हैं मर्द कहते हैं अपनी सैलरीज नहीं बताते, तो एज खवातीन हाँ नहीं जी बताते। अच्छा जी, जी। तो does the indicator deliver the same answer when applied to different groups? An indicator has high representative liability if it gives the same results for a construct when applied to different subpopulation, for example, different classes, races, sexes, age groups, etc.
ठीक है, हाउ टू अचीव इट। अच्छा ये इसमें बाद में आता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मेरी पॉपुलेशन है ना, अब देखिए बड़ा मजे की एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है। आपको याद है बचपन में जब हम दोस्त आपस में स्कूल में बैठते थे तो कोई पूछता तुम्हारी एज कितनी है, एक क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज, हम इसकी देखते हैं कि ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी कितनी है। बचपन में याद है स्कूल में जो हमारे दोस्त एक दूसरे से पूछते तुम्हारी एज कितनी है, तो हम हमेशा से 1 साल ज्यादा बताते थे अपनी एज, मैं तुमसे बड़ा हूँ। यही होता था ना, याद है आपको स्कूल में कि जी मैं बड़ा Yes, हूँ। sir. बच्चे यही कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूँ, कद में भी बड़ा हूँ, यूं अपने एड़ियां उठा के खड़े होंगे, कद में बड़ा हूँ, मैं मोटा भी हूँ, ज्यादा हेल्दी भी हूँ तुमसे, और मेरी एज भी ज्यादा है। बच्चे यही काम करते हैं, ठीक है। सर जब वो वाले बच्चे अभी आजकल मुश्किल में है ना। नहीं, बस टू सम एक्सटेंट है इसको बच्चों में अभी भी ये चीज, क्योंकि बच्चे ना थोड़े जी सर। इनोसेंट होते हैं ना, उनको इन चीजों को भी जी समझ नहीं कि यार मोटापा अच्छा नहीं होता, या जो है ना इस तरीके से बड़ा अच्छा नहीं होता। खैर वो भी उनमें एक होती है कि मैं ना तो इससे बेटर हूँ इन टर्म्स ऑफ हाइट, फिजिक और एज। एनीवेज, तो बच्चों से सवाल करो तो हमारे टाइम पे क्या होता था, हम 1-2 साल ज्यादा बताते थे। अब हम जब बड़े हो गए ना तो यही क्वेश्चन हमसे किया जाता है तो हम 2 साल कम बताते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो गए आज अडल्ट में चले गए, जो अडल्ट ग्रुप है हमारा, उनसे से यही क्वेश्चन किया व्हाट इज योर एज, तो वो 2 साल कम बताते हैं। अब यही क्वेश्चन ये बच्चे 30 साल बाद 50 साल बाद बूढ़े हो जाते हैं जब, तो ओल्ड एज में चले जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप कहीं बूढ़ों के साथ बैठे ना, बूढ़े पता है क्या करते हैं, बूढ़े आपस में बैठते हैं ना, तो अगेन अपने आप को सुपर फिट शो करते हैं कि मैं तुमसे फिट हूँ मेंटली फिजिकली, ठीक है। तो वो कहेंगे दूसरे को तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे 5 साल जो है ना छोटे, हालांकि वो 5 साल बड़ा होता है इनसे, कहते हैं मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, देखो मेरे दांत भी सलामत हैं, मेरे बाल भी ठीक है, मेरे घुटने भी ठीक है, मैं सुनाई भी देता है, हर चीज में खुद कर लेता, शुगर भी नहीं है, एटसेट्रा। क्या सर करो, आजकल उल्टा है। सर आजकल उल्टा है। आजकल अगर कोई कहे ना कि मैं बीमार हूँ तो दूसरा बंदा कहता है तुमने क्या बीमार होना है, जो बीमारियां मुझे है। यार ये तो एक हो तरह रहा है ये भी आजकल। क्लास है जो आप बात करें, ये भी एक इस तरह के भी लोग होते हैं। बट यूजुअली जो फ्रेंड्स बैठते हैं ना आपस में, और जो अच्छे दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ना इस तरीके से ना बर्तरी लेने की कोशिश करते हैं कि मैं उससे तुमसे फिट हूँ, ठीक है। तो ठीक है। आपस में कंपटीशन चलता है उनके बीच ना, दोस्तों के बीच एक राइवलरी चलती है। तो वो यही होता है कि यूजुअली बूढ़े जो बैठते हैं ना, वो होते छोटे, अपने आप को बड़ा जाहिर कर रहे होते हैं, यार देखो मेरे दांत सलामत है, सब कुछ है, मैं इससे जो है ना हालांकि बड़ा हुए, हालांकि वो छोटे होते हैं वो। तो क्वेश्चन इज दिस के एक ही क्वेश्चन था, बच्चों से पूछा गया व्हाट इज योर ट्रू एज, बच्चों ने 2 साल ज्यादा बताई। वही क्वेश्चन जवानों से पूछा गया 2 साल कम, वही क्वेश्चन बूढ़ों से पूछा गया तो उन्होंने 5 साल कम या ज्यादा बता दिया अपनी एज। तो इसके अंदर ना रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी जीरो है, हाई नहीं है, कम है। हाई कैसे होनी चाहिए, हाई तब होनी चाहिए कि अगर जब बच्चों ने 2 साल अपनी एज ज्यादा बताई थी ना, इसी सवाल को 2 साल अपनी एज ज्यादा बताई, तो जवान भी 2 साल ज्यादा बताते, बूढ़े भी 2 साल ज्यादा बताते, तो हम कहते हैं कि यार चलो सबको एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी हाई होती, मगर क्योंकि डिफरेंट लोग, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग डिफरेंटली इसको आंसर कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी लो है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, एग्जाम में जाते हो ना आप सारे लोग, आपको पेपर दिया जाता है, एग्जाम दे के बाहर निकलते हो सारे 30 के 30 लोग, लेट से मैं कहता हूँ ये 30 लोग नहीं, ये 30 ग्रुप्स हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप में से हर एक बंदा एक ग्रुप है फॉर अ मोमेंट। तो जब एग्जाम से बाहर निकलते हो, तो अगर सारे लोग कहते हो कि पेपर बड़ा ही आसान था, तो इट मीन्स उस पेपर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी हाई थी। अगर सारे लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं और पेपर बड़ा ही मुश्किल था, तो इवन देन उसके अंदर रिप्रेजेंटेबिलिटी हाई थी, क्यों सबको एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है वो। कोई आता है कहता है यार बड़ा आसान था, कोई आके कहता है बड़ा मुश्किल था, कोई कहता है यार मीडियम था। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं ना अगर आप लोग बाहर निकल के, तो इट मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी लो थी, क्योंकि वो सबको एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसके सेम ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट है ना क्रॉस ग्रुप सेम होना चाहिए, सही या गलत में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम वैलिडिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अचीव कैसे कर सकते हो, बाय हैविंग सब पॉपुलेशन एनालिसिस। सब पॉपुलेशन क्या कि डिफरेंट ग्रुप्स को देखो, फिर उनके आईडी कार्ड चेक करो, देखो ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ठीक है।
सब पॉपुलेशन एनालिसिस से पता चल सकता है ये। ओके, थर्ड वन इज इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। Measurement reliability across indicators, a measure that gives consistent results for different specific indicators, assuming that all measure the same construct. ये कैसे आती है इक्विवेलेंस लायबिलिटी कि जब आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हो, मीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक से ज्यादा यूज करते हो और देखते हो उनके बीच अक्रॉस इंडिकेटर्स अक्रॉस क्वेश्चंस एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपने यूज किए हैं उनके बीच जो है वो ये वाली रिलायबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। और आप अज्यूम करते हो all are measuring the same construct, therefore they must be equal to each other or one another. It applies when researchers use multiple indicators, that when a construct is measured with multiple specific measures, number of questions ज़्यादा होने चाहिए, several items in a questionnaire all measure the same construct. Equivalence reliability addresses the question, does the measure yield consistent result across different indicators? देखो मैंने ना एक पेपर दिया, आपको 4 क्वेश्चन पूछे, पेपर था 40 मार्क्स का, वो था रिसर्च के बारे में, आरएम के बारे में, ठीक है, 10-10 नंबर के थे 4 क्वेश्चन। अब अगर मेरे क्वेश्चन डिजाइन करते हुए ना उनके बीच में इक्विवेलेंस लायबिलिटी लेके आया हूँ ना, और मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब से 1000 बंदों ने मेरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, मैं कहता हूँ अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे चार क्वेश्चन सबके चेक करूँ, क्योंकि मेरी इसके अंदर ऑलरेडी इक्विवेलेंस लायबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्प्लिट हाफ करूंगा, ये नीचे लिखा हुआ स्प्लिट हाफ, मैं 2 क्वेश्चन का एक हाफ बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन का एक हाफ बनाऊंगा, और पहले हाफ को 20 नंबर असाइन करूंगा, अगले हाफ को 20 नंबर असाइन करूंगा, और मैं से पहले 2 क्वेश्चन चेक करूंगा आप लोगों के। लेट से किसी ने अगर 10 में से 8 नंबर लिए क्वेश्चन नंबर 1 में, और दूसरे में 10 में से 7 नंबर लिए क्वेश्चन नंबर 2 में, 8 + 7 15 हो गए, तो पहले हाफ में अगर उसने 15 लिए ना, तो अगले हाफ में मैं ऑटोमेटिकली एग्रीगेट जो निकाला हुआ 15 मार्क्स लगाऊंगा और वो चेक ही नहीं करूंगा और उसको 30 मार्क असाइन कर दूंगा कि इसके 40 में से 30 मार्क्स हैं, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक सिंपल सी है कि 4 क्वेश्चन मैंने यूज किए थे, चारों की डिफिकल्टी का लेवल एक था, चारों एक ही चीज के बारे में थे, सेम कंसेप्ट के बारे में थे, और चारों एक ही बंदे के आंसर्स थे, ठीक है। तो ये मेरे पास लॉजिक होगी, इस लॉजिक के ऊपर मैं एग्रीगेट निकालूंगा, स्प्लिट हाफ करूंगा और दोनों हाफ में एक तरह के मार्क्स असाइन कर दूंगा, कोई एक हाफ चेक करूंगा, पहला या दूसरा। ये हाफ में बढ़ा भी सकता हूँ, मैं क्वार्टर बना सकता हूँ। लेट से मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, सिर्फ मैंने क्वेश्चन 1 चेक किया, 8 नंबर आए, और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ 32 लगा दिए, क्योंकि मुझे पता था कि सब की डिफिकल्टी लेवल एक ही तरह का है और सब एक ही चीज के बारे में पूछ रहे हैं और ये आप ही के आंसर्स हैं, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर गलती का तो एलिमेंट हो सकता है ना, हो सकता है आपने सिर्फ पहला क्वेश्चन अच्छा रेडी किया था, वही पहले अटेम्प्ट किया, अगले आपको आते ही नहीं थे, मगर आपको बाकियों के भी उतने मार्क्स मिल गए। इसलिए कि हम सिर्फ रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, वैलिडिटी की बात नहीं कर रहे। जस्ट लाइक एक बंदा आपको एग्जैक्ट डेट के ऊपर आके पैसे वापस कर रहा है, बट आपको नहीं पता वो पूरे भी हैं कि नहीं, आपका रिलायंस बना हुआ है, आप ट्रस्ट कर रहे हो उसके ऊपर, हो सकता है आपको पूरे पैसे वापस ना कर रहा हो, तो वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की हमने अभी पढ़ी हैं रिलायबिलिटीज। पहली जो पढ़ी है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, ये क्रॉस टाइम है, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। दूसरी जो है क्रॉस ग्रुप्स है, तीसरी जो है क्रॉस इंडिकेटर्स है, जो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आपने यूज किए हैं, ठीक है। सर जी जी सर इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ब्रीफली दोबारा से बता देंगे? मेरा देखो, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो मुझे कौन आवाज बोल रहे हो बेटा, distorted है। जी सर। कौन बोल रहे हो? आमना सर। अच्छा आमना, देखो आपने एग्जाम में जाते हो, मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ, 40 मार्क्स का एग्जाम है, 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ गए रिसर्च के ऊपर, ठीक है। एक रिसर्च प्रोसेस के ऊपर आ गया, एक वेरिएबल्स के ऊपर आ गया, एक हाइपोथेसिस के ऊपर आ गया, और एक वैलिडिटी रिलायबिलिटी के ऊपर आ गया, ठीक है। आपने चारों अटेम्प्ट किए, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जब इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था, पेपर बनाया था, तो मैंने मेक श्योर किया था कि इनके अंदर जो इंडिकेटर्स मैं यूज कर रहा हूँ, 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन चारों के बीच इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी है, मैंने ये मेक श्योर किया हुआ था। तो मेरे पास टाइम नहीं था आपके चारों क्वेश्चन चेक करता, मैंने उनके स्प्लिट हाफ किए, दो आंसर्स आपके एक साइड में रखे, आपने दो बाकी दूसरे हाफ में डिवाइड कर दिए। पहले हाफ में मैंने चेक किए, आपके पहले क्वेश्चन के 10 में से 7 मार्क्स बन रहे हैं,
दूसरे के 10 में से 6 मार्क्स माने 13 हो गए, अगला मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं उसमें 13 लगा के आपको 26 मार्क्स दे दूंगा आउट ऑफ 40। दिस इज अबाउट इक्विवेलेंस लायबिलिटी की ये क्रॉस इंडिकेटर्स है, क्रॉस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप यूज कर रहे हो मल्टीपल, उनके क्रॉस होती है कि आप एज्यूम करते हो कि ऑल आर मेजरिंग द सेम कंस्ट्रक्ट, ये लिखा हो सेकंड लाइन में, assuming that all are measuring the same construct, therefore आप उनके स्प्लिट ऑफ करते हो और आप उनको एक ही तरह के नंबर असाइन कर देते हो। ठीक है, ठीक है तो सर, ठीक है, आगे। तो ये स्प्लिट हाफ मेथड कर सकते हैं। ये स्प्लिट हाफ जो है आप इसको क्वार्टर्स ही बना सकते हो। लेट्स से आपने 2 हाफ नहीं 4 बना लिए क्वार्टर्स, सिर्फ एक क्वार्टर के चेक किए 7 नंबर आए, 7 into 4 किए, क्योंकि आपको पता था सारे एक ही चीज को चेक करें, सारे क्वेश्चन आमना नहीं अटेम्प्ट किए हुए और आपको पता है ये कितने इंटेलिजेंट हैं, तो आपको उतने मार्क्स दे देते हो। क्या मुझे बताओ, क्या इसमें गलत है कि अगर आप लेट्स से आप 7th सेमेस्टर में हो, आप 6 दफा एग्जाम में जा चुके हो 6 सेमेस्टर्स में ना, और आपका 80% आया हुआ ऑलरेडी, तो इस दफा अगर हम आपसे एग्जाम ही ना लें, लेट से पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया, हम एग्जाम नहीं लेते, हम आपको 80% दे देते हैं कि आपको ऑलरेडी 80% मेंटेन किया हुआ है 6 दफा, तो क्या ये गलत है? सर ये मेरे लिए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स का प्रीवियस रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, तो वो उनके साथ तो गलत होगा ना। अच्छा, मैं उसको उनको भी आंसर कर देता हूँ। आपने ना 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं, ठीक है, अगर आपका लेट से सारे सेमेस्टर्स मिला के ना 7 सेमेस्टर्स मिला के आपका 75% आया हुआ है ना, तो 8वें में आप जितना मजीद तीर मार लो ना, 75 को 76 नहीं कर पाओगे, या मैक्सिमम 76 कर लोगे। ठीक है, ये जी इम्प्रूव नहीं होता एक सेमेस्टर से, समझ रहे हो? क्योंकि आपने 40 पेपर दिए हुए हैं, 5 पेपर को ज्यादा चेंज नहीं लेगा आ सकते। आप 100% भी ले लो ना, तो फिर भी 2% का फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 1-8% से क्या फर्क पड़ जाता है जहाँ 40 पेपर्स आपने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से जी एक सेमेस्टर के रिजल्ट को ज्यादा वेरिएशन नहीं लेके आ सकता। हाँ, वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो एक एक मार्क्स नंबर के लिए खुदकुशियां करते हैं, शायद वो उनकी खुदकुशी में फर्क पड़ जाए, अदरवाइज कोई ज्यादा चेंज अच्छा, नहीं लेके आता। वो एक आध मार्क, एक ठीक। आध परसेंटेज से फर्क आता है, ज्यादा नहीं आ सकता। अच्छा जी, हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, 4 तरीके हैं। नंबर 1, क्लियरली कंसेप्चुअलाइज ऑल कंस्ट्रक्ट्स। अपने स्टडी के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सब कंस्ट्रक्ट आपने यूज किए हुए, उनको क्लियरली कंसेप्चुअलाइज करो लिटरेचर पढ़ के। सेकेंड वन, इंक्रीज द लेवल ऑफ मेजरमेंट। जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो सबसे प्रिसाइज होना चाहिए। कौन से लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़े हैं? वी हैव डिस्कस्ड 4 levels of measurement, remember that? Nominal, ordinal, interval, सर ratio। नॉमिनल, ऑर्डिनल और वो जी, जी। तो रेशो आपने और आपने मुमकिन कोशिश करनी है कि सबसे एडवांस और प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट जो अप्लाई हो सकता है वेरिएबल्स के ऊपर, वो वाला करो। तीसरा पॉइंट है, यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल इंडिकेटर यूज करो, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछो। उसके लिए लेट्स से रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारा एक टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन रखे एग्जाम में। अगर मैं एक ही क्वेश्चन रखता, हो सकता है आपको वही ना आता हो, तो आपको क्या रिसर्च नहीं आती? इसका ये मतलब नहीं है वो रिसर्च नहीं आती, वो सिर्फ एक क्वेश्चन आपने नहीं रेडी किया होता और मैंने पूछा ये एक है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस इंडिकेटर पूछने चाहिए। यूज पायलट स्टडीज एंड एप्लीकेशंस। पायलट स्टडी करो, चीजों को रिपीट करो, बार बार इंप्रूव करो, इससे आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस दीज 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटीज, और ये होती क्या है हमने अभी इनको डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, मैं अभी इसको जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग एंड सेकंड सेशन में आपके क्वेश्चन लेता हूँ।